वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉगरमेट में। मैं डॉक्टर मिश्रा। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट जरूर करें जिससे आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम पेट पेरेंट्स। आज मैं आपको डॉग की बैड ब्रेथ के बारे में बताऊँगा। सांस की बदबू आना या माउथ से बैड स्मेल आना, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है डॉग्स को, और एज ए पेट पेरेंट हमको काफ़ी ख़राब भी लगता है कि अगर हमारा बच्चा, हमारा पेट जो है वो इस तरह से बैड ब्रेथ निकाले। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किन कारणों से बैड ब्रेथ होता है और क्या इसमें से कई चीज़ें जो हैं वो नुकसान या बहुत ही ज़्यादा हेल्थ को ख़राब करेंगी। इसके लिए आपको पहले से ही प्रोएक्टिव हो जाना ज़रूरी है। अगर पहले से ही आप प्रोएक्टिव हो जाएंगे तो फिर आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्निकली अगर हम कहें तो ऑफेंसिव ऑर्डर कमिंग फ्रॉम द माउथ, वी कॉल इट हैलिटोसिस, और इसके कई कारण हैं। कारण मैं एक एक करके बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर रहेगा कि अगर आपके डॉग में बैड ब्रेथ आ रहा है तो क्या कारण हो सकता है और कैसे आपको वेट से इससे बात करके इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराना है। ठीक है। नंबर 1 कॉज है मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक का मतलब हुआ कि बॉडी में कुछ ना कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं और इस कारण से बैड ब्रेथ आ रहा है। उसमें नंबर 1 प्रॉब्लम है डायबिटिक मेलाइटिस, वी कॉल इट शुगर डायबिटीज़। जैसे ह्यूमन में डायबिटीज़ होता है वैसे डॉग्स में भी डायबिटीज़ होता है, और मोस्टली ये लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड्स, बीगल और उसके बाद फिर बॉक्सर्स, इन सब में डायबिटीज़ काफ़ी होता है। तो इस तरह की ब्रीड अगर आपके पास है तो डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा रहता है। डायबिटिक मेलाइटिस में क्या होता है, जब शुगर लेवल काफ़ी बढ़ जाता है तो उससे भी जो है सांसों से बदबू आती हैं, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं उसको। तो वो जो है उसको हम और टेक्निकली बोले तो उसको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं। उससे जो है माउथ से स्मेल आता है। जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं, कीटोन की एक टिपिकल स्मेल आती है जो कि माउथ से आती है। ओके। तो हमें जो है प्रॉपर वीकली या फिर स्टार्टिंग में हम, अगर आपको लग रहा है कि आपका डॉग जो है काफ़ी ज़्यादा चीनी खा रहा है या फिर स्वीट्स खा रहा है तो उसको डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें कभी भी अपने डॉग्स को काफ़ी ज़्यादा मीठा या काफ़ी नमकीन नहीं देना चाहिए। ओके। तो आपको मीठा नहीं देना है, मीठे की आदत नहीं डालनी है आपको डॉग को। ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपके डॉग को डायबिटीज़ मेलाइटिस है, शुगर डायबिटीज़ है, तो आप इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने वेट से मिलिए और इसका प्रॉपर चेकअप करा के इसका इलाज करवाइए। सेकंड जो मेटाबॉलिक कॉज है वो है एजिडीमिया, जिसे हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस या यूरीमिया बोलते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है, जब बॉडी में हायर यूरिया कंटेंट बढ़ जाता है तो उसके कारण अमोनिक स्मेल आती है। तो उसको हम बेसिकली किडनी फेलियर में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो कभी भी अगर आपके डॉग को अक्यूट रीनल फेलियर या क्रॉनिक रीनल फेलियर है, किडनी फेलियर है, तो किडनी फेलियर पेशेंट्स में भी यूरिमिक स्मेल आती है जिसे हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। उससे काफ़ी ज़्यादा डॉग उल्टी करता है और बैड ब्रेथ रहती है। तो इस पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। मोस्टली ये तभी पाया जाता है जब डॉग की एज 3 से 4 साल, अगर एक्यूट रीनल फेलियर है, क्रॉनिक रीनल फेलियर रहेगा तो उसकी एज जो है वो 7 से 8 साल या 10 साल से ऊपर रहेगा। तो इस एज ब्रैकेट में अगर आपका डॉग है तो फिर बी अलर्ट, इट कुड बी ए केस ऑफ रीनल फेलियर। ओके। सेकेंड जो प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी की। रेस्पिरेटरी मतलब कि जो ओरल कैविटी है और जो नेजल कैविटी है, दोनों ही जुड़े रहते हैं नेजो लक्राइमल डक्ट के थ्रू। तो वहाँ पे अगर आपके डॉग को राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, मतलब कि नाक में उसको जो है बलगम आ रहा है या फिर छींक आ रही है या खांसी कर रहा है, ओके, उसके साथ साथ साइनोसाइटिस, साइनस में इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो बेसिकली क्या होता है, ये एलर्जिक राइनाइटिस जैसे ह्यूमन में होता है वैसे डॉग्स में भी ऐसे ब्रीड को ज़्यादा होता है जिनकी ब्रीड जो है वो जिसके नोज़ नेजल ट्रैक्ट जो है वो काफ़ी पतला होता है या छोटा होता है, वी कॉल इट। जैसे हम उनको टेक्निकली बोलते हैं ब्रैकिसेफेलिक ब्रीड, जैसे कि पग हो गया। तो पग की जो नोज़ होती है वो उसकी लेंथ काफ़ी कम होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉजेज़ होते हैं, इसलिए ऐसे डॉग्स में जो है वो स्मेल आ सकती है इन्फ्लेमेशन के कारण। नेक्स्ट जो कॉजेज़ है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। मान लीजिए आपके डॉग में ईसोफेगियल इनलार्जमेंट है, जिसको हम टेक्निकली या फिर जेनेटिकली बोलते हैं मेगा ईसोफेगस, जिसमें ईसोफेगस का साइज़ बढ़ जाता है। आपका डॉग जो है वो खाना नहीं खा पाएगा, थोड़ा सा खाना खाएगा तो रीगर्जिटेट करके उल्टी कर देगा। ये कॉमन का प्रॉब्लम होती है जर्मन शेफर्ड्स में। तो फिर इसका प्रॉपर चेकअप होना ज़रूरी है, तभी पता चल पाएगा कि मेगा ईसोफेगस है कि नहीं है। तो वहाँ पे कंटिन्यूअस इन्फ्लेमेशन रहता है, फूड प्रॉपर्ली च्यू नहीं होगा, फूड वहाँ पे स्टे करेगा, स्टेसिस के कारण फिर जो है स्मेल आएगी माउथ से।
ओरल कैविटी में अगर कैंसर है या फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसके कारण से भी बैड स्मेल आ सकती है। तो आपको प्रॉपर चेकअप कराना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपका डॉग कंटिन्यूसली रीगर्जिटेट करके बाहर उल्टी कर दे रहा है, खाना नहीं पच रहा है, उसको उल्टी हो जा रही है, तो कुड बी ए केस ऑफ कैंसर और कुड बी ए केस ऑफ फॉरेन बॉडी इंगॉर्जमेंट। तो वहाँ पे हमको प्रॉपर वेट चेकअप, थॉरो वेट एग्जामिनेशन बहुत ही ज़रूरी है। अदर कॉज में डर्मेटोलॉजिकल कॉज है, मतलब स्किन कॉज है, जिसमें मान लीजिए अगर आपके डॉग को स्किन फोल्ड डर्मेटाइटिस, स्किन फोल्ड या लिप फोल्ड पायोडर्मा हो जाए, जो लिप के जंक्शंस पे इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो इन्फेक्शन पेक्टिल इन्फ्लेमेशन बढ़ जाते हैं, इसके कारण से जो है वो अंदर से माउथ से स्मेल आती है। अदर कॉज में डाइटरी है। डाइटरी मीन्स डाइट में, खाने में। मान लीजिए आपका डॉग की अगर बैड ईटिंग हैबिट है, वो गंदी चीज़ें खाता है, जैसे गोबर खा रहा है या इनफैक्ट कभी कभी अपनी शिट खा लेता है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली है कि माउथ से स्मेल आएगी ही आएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर डॉग को बैड ईटिंग बिहेवियर है तो उसके कारण से भी जो है माउथ से स्मेल आ सकता है। अदर कॉज में, ओरल कॉज में जो बेसिक कॉज होता है, जिसमें हम पीरियोडोंटल डिजीज़ कहते हैं, दांत की प्रॉब्लम, जिसमें गम का इन्फ्लेमेशन हो गया, जिंजिवाइटिस, या फिर दांतों में डेंटल टार्टर, डेंटल प्लेक्स बन जाए, जिसे हम पीरियोडोंटल डिजीज़ कहते हैं। फेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए, वी कॉल इट फेरिंजाइटिस। टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन हो जाए, टॉन्सिलाइटिस, या ओरल कैंसर हो, या ओरल फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हो। तो इस तरह की कॉजेज़ में भी जो है वो माउथ से स्मेल आती है। तो प्रॉपर वेटनरी एग्जामिनेशन ओरल कैविटी का भी ज़रूरी है, जिससे पता चल जाएगा कि डॉग को कहीं ओरल प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके कारण से स्मेल आ रही है। कभी कभी ओरल में ट्रॉमा हो जाता है, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, मैंडिबल फ्रैक्चर हो गया, या टंग में जो है इंजरी हो गई, तो वहाँ से भी जो है इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन के कारण बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, तो उससे स्मेल आती है। लास्ट कॉज है ऑटो इम्यून डिजीज़ का। ओरल ऑटो इम्यून डिजीज़ में, जिसमें एक टेक्निकली बोल इसिनोफिलिक ग्रैनुलोमा कॉम्प्लेक्स, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि मोस्टली जो है पग में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इनफैक्ट इडियोपैथिक है, तो इसमें हम कुछ समझ नहीं पाएंगे इसका कॉजेज़ क्या हैं, बट ये एक बहुत टिपिकल बीमारी है जिसकी प्रॉपर इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बाद ही हम पता कर सकते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ यही है। तो इसके कारण से भी ये ओरल बैड स्मेल हैलिटोसिस आ सकता है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें कि किस में ज़्यादा चांसेस हैं कि किस डॉग्स में ये बीमारी ज़्यादा हो या फिर ये बैड स्मेल आए, तो नंबर होंगे स्मॉल ब्रीड। इस स्मॉल ब्रीड जो है उसमें ज़्यादा बैड स्मेल आती है, क्योंकि उनके पीछे कारण होता है कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, वो लंबा जीते हैं, और मोस्टली वो सॉफ्टर फूड पसंद करते हैं, ड्राई फूड ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, सॉफ्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। सॉफ्ट फूड में क्या होता है कि फिर वो लॉज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, और वहाँ पे फिर इन्फ्लेमेशन से बैड स्मेल आने के चांसेस रहता है। तो स्मॉल ब्रीड काफ़ी ज़्यादा हाईली रिस्क जोन में है। इसके साथ साथ मैंने पहले भी बताया, जिन डॉग की नोज़ का ट्रैक छोटा होता है, जिन वी कॉल इट ब्रैकिसेफेलिक ब्रीड्स, जैसे पग हो गया, तो इन डॉग्स में जो है रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है। एंड द लास्ट वन इज़ ओल्डर डॉग्स। जैसे जैसे डॉग्स की एज बढ़ेगी वैसे उसको जो है मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, डायबिटीज़ या फिर रीनल फेलियर के चांसेस बढ़ते रहते हैं, वहाँ पे फिर जो है हैलिटोसिस या बैड स्मेल आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब रही बात ट्रीटमेंट की, तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट देखिए, बेसिकली मैंने जैसा भी आपको कॉजेज़ के बारे में बताया, मेनली जो इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं उसको आप अपने लेवल से नहीं जान पाओगे। मोस्टली जो है वो फिजियोलॉजिकल या फिर मेटाबॉलिक या फिर इन्फेक्शियस कॉजेज़ होते हैं, जिसके कारण से हैलिटोसिस आता है। तो वहाँ पे क्या करना है कि आपको इमीडिएटली वेट के पास एग्जामिन कराना है। थॉरो वेट चेकअप बहुत ज़रूरी है, उसी के बाद ही डॉक्टर आपको रिकग्नाइज करेगा कि ये कहीं फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन है, कि ओरल कैंसर है, कि ओरल इन्फ्लेमेशन है, कि मेटाबॉलिक कॉज है। तो वो प्रॉपर वेट एग्जामिनेशन के बाद ही पता चलेगा। तो उस हिसाब से आप आपको लोकल वेट की सलाह लेके उसको दूर कीजिए। ओके, अपने लेवल से आप क्या कर सकते हो? नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था, डाइटरी कॉजेज़, कि जैसे कि कोई भी डॉग की अगर बैड ईटिंग हैबिट है या फिर ओन सीट को खा लेता है, वी कॉल इट कॉप्रोफेजिया, तो इस हैबिट को आपको दूर करना है, क्योंकि इससे काफ़ी डॉग्स में जो है वो बैड स्मेल आती हैं। तो आपको डाइटरी कॉज आप मैनेज कर सकते हैं। ओरल हाइजीन को आप मेंटेन कर सकते हैं। ओरल हाइजीन में जैसे कि आपको ब्रश आप यूज़ कीजिए, डॉग के ब्रश आते हैं, डॉग के रिकग्नाइज टूथपेस्ट आते हैं। ह्यूमन टूथपेस्ट कभी यूज़ मत किया कीजिए, क्योंकि वो उनका कंटेंट, उनका पीएच डिफरेंट होता है, वो सूट नहीं करेगा आपके डॉग को। तो डॉग स्पेसिफिक टूथपेस्ट हैं, डॉग स्पेसिफिक ब्रश हैं, उनको यूज़ कीजिए। और आइडियल रिकमेंडेशन तो यही होती है कि जब पपी स्टेज में रहे उसी समय से आप उसका ब्रश कराना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तब वो अडेप्ट हो जाएगा डेली
ब्रशिंग से। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर मान लीजिए आपका डॉग बड़ा हो गया तब आप उसको ब्रश कराने जाओगे तो वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेगा और आपको अलाउ भी नहीं करेगा, एग्रेशन में बाइट भी कर सकता है। इसलिए सबसे बेस्ट रहता है कि बचपन से ही सिंस अडॉप्शन, सिंस पपी स्टेज आप उसको ब्रश की हैबिट डालिए। इसके साथ साथ आप जो है बहुत सारे टॉयज़ आते हैं ओरल कैविटी को मजबूत करने के लिए, जैसे कि विरबैक कंपनी का वेजिडेंट आता है, पेडिग्री का, डेंटास्टिक आता है। ऐसे बहुत सारे ओरल च्यूज़ आते हैं जो कि डॉग की टीथ की और गम्स के हेल्दी लाइफ के लिए जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो दैट यू कैन यूज़ इट। सो उससे क्या होगा कि इस तरह की चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं। ओरल सप्लीमेंटेशन में जिंक बेस्ड सप्लीमेंटेशन और विटामिन सी बेस्ड सप्लीमेंटेशन, जैसे विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड की टैबलेट आती हैं, जिंक बेस्ड भी विटामिन सी आता है, क्योंकि जिंक जो है वो क्या करता है, ऑर्डर फॉर्मेशन को रोकता है। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है और इस सप्लीमेंट्स को आप यूज़ करके जो है काफ़ी हद तक आप मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा से बात करने के लिए आप कॉल मी फॉर ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में कॉल मी फॉर ऐप सर्च कीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको कॉल मी फॉर ऐप से उनकी आईडी को सर्च करना पड़ेगा, डॉक्टर मिश्रा @CM4। उसके बाद उनकी अवेलेबिलिटी को चेक कीजिए। उसके बाद कॉल मी फॉर वैलेट को रिचार्ज कीजिए, मनी ऐड कीजिए और मनी ऐड करने के बाद फिर आप जो है उनसे आसानी से बात कर सकते हैं जब भी वो अवेलेबल हों। थैंक यू।